नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे विष्णु प्रभाकर कृत शरतचंद्र चटर्जी की सुप्रसिद्ध जीवनी आवारा मसीहा का एक अंश। आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हम अपने इस चैनल में, इस वीडियो में जो मैं बनाता हूँ उसमें कोई कमी है तो सुधार कैसे किए जाए। तो चलते हैं पाठ की ओर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक पूरक पुस्तक अंतराल, जिसका यह अंतिम पाठ है आवारा मसीहा, जो कि दिशाहारा से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वह हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो देखते हैं सबसे पहले लेखक परिचय। आप हैं विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के ग्राम मीरापुर में हुआ था। इनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। इनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी। इनकी पत्नी का नाम सुशीला था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई और बाद में मामा के घर। वे पंजाब के हिसार में मामा के घर चले आए थे। घर की माली हालत ठीक न होने के कारण आगे की पढ़ाई न हो सकी और गृहस्थी चलाने के लिए सरकारी नौकरी करनी पड़ी। नौकरी के साथ मेधावी और लगनशील विष्णु ने पढ़ाई जारी रखी। उन्हें बाद में हिंदी में प्रभाकर व हिंदी भूषण की उपाधि मिली। आपने हिंदी की सभी विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं दी। हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से अपना नाम अमर कर लिया। आपको पद्म भूषण सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि मिले। इनकी मृत्यु सन 2009 ईस्वी में हो गई। अब देखते हैं रचनाएं। इनकी रचनाएं बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान से देखेंगे। उपन्यास है ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, पाप का घड़ा, दो मित्र, हो रही आदि। नाटक है नव प्रभात, डॉक्टर प्रकाश और परछाइयाँ, हत्या के बाद व 12 एकांकी, और अब और नहीं, टूटते परिवेश आदि। कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत आदि। आत्मकथा है पंखहीन नाम से इनकी आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित है। और ये जो सबसे अंत में देख रहे हैं आप, अ, 3 सबसे अंत की जो लाइन में 4 हैं, इनकी पहली 3 जो हैं इनको आप देख सकते हैं। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। यह पंखहीन है पहली, फिर दूसरा जो भाग है वह है मुक्त गगन में, और तीसरा भाग है और पंछी उड़ गया। 3 भागों में इनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो आत्मकथा पंखहीन नाम से इनकी आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित हुई। जीवनी है, इन्होंने जो सबसे प्रसिद्ध जीवनी लिखी है वह है आवारा मसीहा, शरतचंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित है, बहुत प्रसिद्ध है। यात्रा वृतांत है ज्योतिपुंज हिमालय, जमुना गंगा के नेहर में आदि। अब देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं या साहित्यिक परिचय लेखक का। मौलिक लेखन के अतिरिक्त विष्णु प्रभाकर जी 60 से अधिक पुस्तकों का संपादन कर चुके हैं। प्रभाकर जी ने हिंदी की सभी विधाओं में रचनाएं की। आपकी रचनाओं में स्वदेश प्रेम, राष्ट्र चेतना और समाज सुधार का भाव प्रमुख रहा। आपको आवारा मसीहा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। आपने अपनी लेखनी का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के महासमर को बना लिया। अपने दौर के लेखकों में वे प्रेमचंद, यशपाल जैन और अज्ञे जैसे भारतीय भारतीय साहित्यकारों, ये गलत हो गया है टाइपिंग में, भारतीय साहित्यकारों के सहयात्री रहे। अब देखते हैं पाठ का परिचय। आवारा मसीहा। प्रस्तुत पाठ महान कथाकार शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय भी हमें नाम देखने को मिलता है, जीवनी आवारा मसीहा का एक अंश है, जिसे प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में केवल आवारा मसीहा उपन्यास के प्रथम पर्व दशाहारा का अंश प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास के इस अंश में लेखक ने शरतचंद्र के बाल अवस्था से किशोर अवस्था तक की सभी घटनाओं का वर्णन किया है। उनके बचपन के क्रियाकलापों में संवेदनशीलता और उनका गंभीर व्यक्तित्व देखने को मिलता है। उनके द्वारा लिखे गए साहित्य में जो पात्र हैं वे सब उनके आसपास के जीवन से ही जुड़े हुए हैं। देखते हैं कविता का सारांश।
यूं तो अपने नाना के घर कई बार लेखक आ चुका था, लेकिन 3 साल पहले का आना कुछ अलग ही था। लेखक के पिता मोतीलाल घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे कभी बंधन में रहना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कई नौकरियों को त्याग दिया था। वे नाटक, कहानी, उपन्यास आदि लिखते, परंतु उनका मन एकाग्र न रहता और वे उन्हें कभी पूरा न कर पाते। उन्होंने एक बार भारत का एक विशाल मानचित्र तैयार करना चाहा, लेकिन मन में प्रश्न आया कि मानचित्र में हिमालय की गरिमा नहीं है, गरिमा है। गरिमा का ठीक ठीक हिमालय की गरिमा का ठीक ठीक अंकन हो सकेगा? शायद नहीं। बस फिर किसी तरह वह काम आगे बढ़ न सका। अब पारिवारिक भरण पोषण की समस्या सामने आ गई। तब शरदचंद की माँ भुवन मोहिनी ने अपने पिता से याचना की और सभी को लेकर अपने पिता के घर भागलपुर चली आई। शरदचंद का पालन पोषण अनुशासन और रीति नियमों के अनुसार होने लगा। वे भागलपुर में एक विद्यालय में पढ़ने लगे। प्रतिदिन उनके नाना उनकी परीक्षा लिया करते थे, जिसमें विफल होने पर उन्हें दंड भी मिलता था। लेखक को एहसास होता कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य को दुख पहुंचाना ही है। लेकिन लेखक बचपन में बड़ा शरारती था। इस कारण उसे कभी कभी कठोर दंड भी दिया जाता। लेखक के नाना का विचार था कि बच्चों को केवल पढ़ने का है, लाड़ प्यार से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। शरदचंद्र शरारती थे। इस कारण उन्हें घर में जो कार्य मना किए जाते थे, जो कार्य मना किए जाते थे, उन्हें करने में बड़ा आनंद आता था। इन बंधनों को तोड़ने में उन्हें स्वतंत्रता का एहसास होता था। शरदचंद के नाना के कई भाई थे और उनका परिवार संयुक्त परिवार था। शरद के मामा मौसियों की संख्या काफी अधिक थी। शरद के छोटे नाना अघोरनाथ का बेटा मणिंद्र शरद का सहपाठी था। उनके लिए एक अध्यापक, जिनका नाम अक्षय पंडित था, नियुक्त किया गया। अक्षय पंडित बड़े कठोर शिक्षक थे। उनका मानना था कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में ही हो। बच्चों की कर ध्वनि सुनाई देती रहती। शरदचंद को पशु पक्षियों, तितलियों, नदी, तालाब, मछलियों, नाव आदि से बड़ा लगाव था। उन्हें बाग से फूल चुराना बड़ा अच्छा लगता। उनका स्वभाव कुछ कुछ अपने पिता मोतीलाल जैसा होने लगा। दोनों साहित्य प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, संवेदनशील, कल्पनाशील और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। कभी कभी बिना किसी को बताए शरद पास में उपस्थित गंगा नदी के तट पर बने तपोवन में पहुंच जाता और वहां के सौंदर्य को निहारता रहता। एक बार गंगा नदी के तट पर अंधे पति की मृत्यु पर किसी स्त्री के रुदन को सुनकर शरदचंद ने कहा कि दुखी लोग अमीर आदमियों की तरह दिखावे के लिए नहीं रोते। उनका रोना तो प्राणों तक को भेद जाता है। उनका यह रोना वास्तविक रोना है। वहीं अघोरनाथ के एक मित्र इस बात को सुन रहे थे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो बालक अभी से रुदन के विभिन्न पहलुओं को पहचानता है, वह भविष्य में अपना नाम उज्जवल जरूर करेगा। आगे जाकर उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। सचचंद के विद्यालय में एक पुस्तकालय था, जिसका सारा साहित्य शरद ने पढ़ लिया था। उसे व्यक्तियों के मन में भाव को जानने में महारत हो गई थी। उसे व्यक्तियों के मन के भाव को जानने में महारत हो गई थी, परंतु नाना के घर में उसकी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई न था। शरद के छोटे नाना की पत्नी कुसुम कुमारी को वह कुसुम कामनी ये है कुसुम कामनी है ना कुसुम कामनी जी को वह अपना गुरु मानता था। नाना के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर शरद को परिवार के सहित देवानंदपुर लौटकर वापस आना पड़ा। उसके मित्र की बहन धीरू कालांतर में देवदास की पारो, श्रीकांत की राजलक्ष्मी, बड़ी दीदी की माधवी के रूप में उभरी। वास्तव में शरद में कहानी गढ़कर सुनने की प्रतिभा जन्मजात थी। शरद को इसकी प्रेरणा अपने पिता की अलमारी में रखी हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकों से मिली। अपने पिता की लिखी अधूरी रचनाओं को जब लेखक देखता तो उसके मन को लेखन की प्रेरणा मिली। शरद ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन से जुड़ी कई घटनाओं और पात्रों का सजीव चित्रण करने का प्रयास किया। 3 साल नाना के घर रहने और लौट आने पर उसकी पढ़ाई लिखाई का क्रम बिगड़ गया। उसकी आवारगी बढ़ गई, लेकिन साथ ही उसके अनुभव में वृद्धि भी हुई। नाना कठोर अनुशासन वाले थे, बावजूद इसके शरद एक अच्छा लड़का बनने का प्रयास करता रहता। वे जब इस कठोर अनुशासन से बचकर एकांत में बैठता तो उसे आत्मचिंतन करने में बड़ा आनंद आता। 15 वर्ष की अल्पायु में कहानी लेखन में लेखक पारंगत हो गया और उसकी प्रसिद्धि चारों ओर होने लगी। गांव के जमींदार गोपाल दत्त मुंशी के पुत्र अतुल चंद ने उसे कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। अतुल चंद शरद को थिएटर दिखाने कोलकाता ले गए और उन्हें कहानी लेखन के लिए प्रेरित करते रहे।
शरद ऐसी ऐसी कहानियां लिखता जिससे अतुल चंद्र चकित रह जाते। लेखक मौलिक कहानियां भी लिखने लगा। लेखक का कुछ समय डेहरी ऑन सोन नामक स्थान पर बीता। शरद ने गृहधा उपन्यास में इस स्थान का वर्णन किया है। श्रीकांत उपन्यास का नायक श्रीकांत स्वयं शरद ही था। काशी कहानी का नायक उनका गुरु पुत्र था, जो शरद का घनिष्ठ मित्र भी था। एक यात्रा के दौरान मिली विधवा स्त्री को लेखक ने चरित्रहीन उपन्यास में जीवंत कर दिया है। बिलासी कहानी के पात्र लेखक के आसपास के ही लोग थे। सुबदा में हारून बाबू के रूप में अपने पिता मोतीलाल की छवि को उन्होंने उकेरा है। इसी यात्रा की नींव में उनकी साहित्य साधना का बीजारोपण हुआ। यही उसने संघर्ष और कल्पना के प्रथम परिचय पाया। यही उसने संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय पाया। इस गांव के कर्ज से वह कभी मुक्त ना हो सका। अब देखते हैं पाठ से हमने क्या जाना या पाठ का क्या उद्देश्य रहा। सबसे हमें पता चलता है शरदचंद्र की पारिवारिक स्थिति हम जान गए। शरदचंद्र को लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली? शरदचंद्र के साहित्य के पात्र इतने प्रसिद्ध क्यों हुए? जो उनके आसपास के थे सभी पात्र। शरदचंद्र के प्रसिद्ध लेखक होने की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई? तो देख रहे थे हम पाठ आवारा मसीहा। आप देख रहे थे CBSE हिंदी विद मथुरा दास चैनल। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अन्य बच्चों तक इसे शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाते रहिए। हमारा उद्देश्य है 9वीं से 12वीं कक्षा तक की हिंदी की सभी पुस्तकों को, उनके सारांश को सबसे पहले हम प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर और उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी हम जो है वीडियो लेकर आएंगे बच्चों के लिए। परीक्षा उपयोगी वीडियो भी हम परीक्षा के दौरान बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमें विदा दीजिए, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ, रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।